बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के अंदर, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। हमने बात करनी है कि गैसियस एक्सचेंज जो है उस टॉपिक में से या रेस्पायरेशन वाला जो टॉपिक है उसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आपको पास पेपर्स में आ चुके हैं और उनके क्या क्या आंसर्स होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको ये वाली जो वीडियोज है वो मिलती रहे। तो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज वाले टॉपिक के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले टॉपिक में जो एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं वो 70 एमसीक्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन। देखिए गॉबलेट सेल्स वो सेल्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को सिक्रीट कर रहे होते हैं एंड वो लेरिंग्स या एपिग्लोटिस या ग्लोटिस में मौजूद नहीं होते बल्कि ट्रेकिया में मौजूद होते हैं। All of the following are lined with mucous membrane of ciliated epithelium except कि हमने यहाँ पे वो चीज ढूंढनी है जिसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं होती। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है नेजल कैविटी के अंदर, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, बाल वगैरह होते हैं नेजल कैविटी में। ट्रेकिया में सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, ब्रोंकाई में होती है, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिनका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर तक होता है, उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं होती। which of the following function is not associated with nasal cavity। तो नेजल कैविटी जब हम सांस को इनटेक करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, वो हवा को फिल्टर भी करती है, हवा को मॉइस्ट भी करती है और हवा का जो टेम्परेचर होता है उसको एडजस्ट भी करती है, लेकिन पीएच एडजस्टमेंट जो है वो नेजल कैविटी ने नहीं करनी होती। इसके बाद हमारे पास है अ कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर सराउंडिंग द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के ऊपर वाला जो एरिया होता है, अब देखिए हमारे पास ट्रेकिया के ऊपर बच्चे फौरन से भाग के जाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए एपिग्लोटिस की तरफ, लेकिन सबसे पहले अगर एपिग्लोटिस है, देन लेरिंग्स है, देन ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर जो है हमारे पास वो लेरिंग्स मौजूद होता है। इसके बाद मस्कुलरली कंट्रोल्ड कार्टिलेज hinge like action and serve as a lid which automatically covers the opening of the larynx। अब यहाँ पर लेरिंग्स के ऊपर वो जो एक हिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लिड का काम करता है। जब कभी भी हम लोग फूड को इनटेक करते हैं तो वो लेरिंग्स को बंद कर देता है ताकि फूड जब वो एसोफेगस में जाए। उस स्ट्रक्चर को हम लोग एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। ओपनिंग फ्रॉम नोज टू थ्रोट इज क्लोज बाय। हमारी नोज और थ्रोट के दरमियान में एक सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि इस ओपनिंग को जो ना वो कंट्रोल करता है, इसको क्लोज और ओपन करता है। A cavity bounded by ribs and diaphragm is called। हमारी जो चेस्ट कैविटी है जो कि रिब्स और डायफ्राम के जरिए बाउंड हुई होती है उसे हम लोग एब्डोमिनल या पेल्विक कैविटी नहीं कहते, प्लूरल कैविटी भी नहीं कहेंगे, प्लूरा वैसे यहाँ पे मौजूद होती है लेकिन उसे प्लूरल कैविटी नहीं कहते, थोरेसिक कैविटी कहते हैं उसे। डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज, हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात की थी कि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनका डायमीटर तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होता है, इससे बड़े नहीं होंगे क्योंकि जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं, छोटी छोटी वेसल्स बना रहे होते हैं, तो जब ब्रोंकाई डिवाइड होकर इतनी छोटी वेसल्स बना देते हैं कि उनका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर हो जाता है, तब हम उनको ब्रोंक्यूल्स का नाम देना स्टार्ट करते हैं। ब्रोंक्यूल्स आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ, तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता यहाँ पर, ये स्मूथ मसल्स से मिलकर बनते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स के मिलने से बनते हैं। और इनके अंदर ना जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं इन्होंने आगे जाके एल्व्यूलर डक्ट के अंदर एयर को जब वो पुट करना होता है, उसे डालना होता है, डायरेक्ट एल्व्यूलाई के साथ ये भी अटैच नहीं होते। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स आर, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को इन दो ऑप्शंस में हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो एयर सैक, वैसे तो फंक्शनल यूनिट का बेसिकली एल्व्यूलाई जो है वही एयर सैक्स होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिक आंसर की तरफ जाएंगे, दैट विल बी एल्व्यूलाई। Each air sac consists of several microscopic alveoli which are, जो alveoli होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, डबल लेयर नहीं, ट्रिपल लेयर नहीं, मल्टी लेयर भी नहीं, बल्कि सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। उसकी रीजन है, देखिए हमारी जो गैसियस एक्सचेंज होनी है ना वो मुकम्मल तौर पर पैसिव होती है, वो डिफ्यूजन के जरिए चलती है, और जितनी रुकावट कम होगी उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो डिफ्यूजन है वो होगी। तो एल्वुलाई जहां पर गैसियस एक्सचेंज होनी है वहां पर सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं ताकि इजीली गैसेस जो है वो डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट कर सकें। The sheet of skeletal muscle forming the floor of chest cavity is called। तो हमारे पास जो chest cavity का फ्लोर होता है वहां पर जो मसल्स मौजूद होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, they are known as diaphragm। All of the following correctly explain the role of labral structure in the given figure। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो चीज बताई गई है कि जो डी है, डी क्या, ये डी वॉइस बॉक्स है, डी के आगे बेसिकली उन्होंने सही तरह से मार्क नहीं किया,
लेकिन चलो डी ई जो है ऑब्स्ट्रक्ट एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी, नहीं वो यहाँ पे उसने वो वाला काम नहीं करना वैसे तो। लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे इसको एक दफा गौर से देख लेते हैं। एफ जो है कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, तो दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, यस। यहाँ से आगे हमारे पास जो है वो एपिग्लोटिस मौजूद होता है और एपिग्लोटिस ने क्लोज करना होता है, तो एफ इज बेसिकली द राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इज, क्या इसने प्रोटेक्शन देनी है हमारे लंग्स को, तो डस्ट से प्रोटेक्शन देती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, हवा को मॉइस्ट करती है, तो ऑल ए बी एंड सी इसका आंसर होगा। द एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई इज सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं, अच्छा जो एल्विलाई होती है ना उनकी उनके जो सेल्स होते हैं बहुत बारीक और फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। इस तरह की जो एपिथेलियम होती है जिसके अंदर सेल्स जो बहुत बारीक और फ्लैटेंड होते हैं ताकि वहां पे डिफ्यूजन को आसान बनाया जा सके, उसे हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम देते हैं। हाउ मेनी फंक्शनल पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, इंसानों के गले के अंदर लेरिंग्स के अंदर जब मैं भी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिकली दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वन पेयर, एक पेयर होगा, एक पेयर का मतलब ये है कि दो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होंगे। ट्रेकिया लाइज डैश टू एसोफेगस, ओके, हमारे पास ट्रेकिया आगे वाली साइड पर होती है और इसके बिल्कुल पीछे डोर्सल, इसकी डोर्सल साइड पे जो है एसोफेगस होती है, तो ट्रेकिया जो है वो एसोफेगस से वेंट्रल साइड पर मौजूद है, डोर्सल साइड पे मौजूद नहीं है। डैश आर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विद इन द लेरिंग्स क्रिएट्स साउंड्स व्हेन वाइब्रेट, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फोल्ड्स है यहाँ पर जब वो वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, इनको हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ह्यूमन फेरिंग्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस, तीन सेक्शंस होते हैं जो फेरिंग्स होते हैं। एक फेरिंग्स जो उसकी जो ओपनिंग है वो नेजल ओपनिंग के साथ एडजेसेंट होती है, उसे हम लोग कहते हैं नेजोफेरिंग्स। दूसरा फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि हमारी ओरल कैविटी के एडजेसेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और तीसरा फेरिंग्स का पार्ट जो कि लेरिंग्स के एडजेसेंट होता है उसे हम कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। The respiratory bronchioles terminate in elongated airways called, जो respiratory bronchioles होते हैं उन्हें वो कौन से एयरवेज में जाके टर्मिनेट होते हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहाँ पर जाके एयर को पुट करेगा, तो वो एल्वियुलर सैक में नहीं बल्कि एल्वियुलर डक्ट के अंदर जाके बेसिकली एयर को पुट करता है। फिर एल्वियुलर डक्ट होती हैं जो कि हवा को एल्वियुलाई तक लेकर आती हैं। कार्टिलेज रिंग्स present in trachea which prevent it from collapsing and keep the air passage way open are, जो कार्टिलेज रिंग जो कि ट्रेकिया में मौजूद हैं जिन्होंने ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाना है, एयर पैसेज वे को ओपन रखना है, उनकी शेप ओ या डी या जी नहीं होती बल्कि सी शेप्ड होती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन सा सवाल है ये। वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस, एमडीकैट 2017, बल्कि नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन एमडीकैट 2017 का है। लेकिन वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे मौजूद है, लेरिंग्स में मौजूद है, लेरिंग्स की लेंथ में जो है ना वो स्ट्रेच किए होते हैं। साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, इजीएस्ट एमसीक्यूज एमडीकैट में आ चुका है। तो इंसानों के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो ट्रेकिया या ब्रोंकस में नहीं होती बल्कि एल्वियोलाई के अंदर होती है, वी ऑल नो दैट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर फ्रॉम फेरिंग्स एंटर टू, जो फेरिंग्स की हवा है, फेरिंग्स से हवा है वो कहां पर जाती है, फेरिंग्स से आगे लेरिंग्स से होते हुए हवा ट्रेकिया में जाती है, लेकिन यहाँ पे लेरिंग्स की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वी विल गो टुवर्ड्स ट्रेकिया जो कि हमारी हमारा विंड पाइप है। Respiratory tubules are termed as bronchioles when they attain the diameter of dash or lesser, तो we talked about it, 1 मिलीमीटर या इससे छोटा जब डायमीटर आएगा तो उसे हम लोग ब्रोंक्यूल का नाम देंगे। लेबल द पार्ट वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम, तो फॉलोइंग डायग्राम में जो वाई एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, दिस डोम शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज डायाफ्राम। इन द पैसेजवेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, एनटीएस 2019। देखो बच्चों ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं इन सेल्स ने म्यूकस जो है उसको सिक्रेट करना होता है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज सीलिया इज टू कीप द एयरवेज क्लियर फ्रॉम, जो सीलिया होते हैं उन्होंने किस चीज से हवा को साफ रखना है, जब हवा हम इनहेल करते हैं उस हवा में बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स को जाके डैमेज कर सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो सीलिया जो होते हैं वो वहीं पे उनको फिल्टर आउट कर लेते हैं। और अगर आपको मेरे माइक में कोई हॉर्न हॉकिंग की आवाज आ रही हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा बिकॉज 14th of August है। आई डोंट नो हु स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन बट अल्लाह पूछे उन्होंने। तो खैर
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर बात करें तो द केमिकल नेचर ऑफ सर्फएक्टेंट इज, सर्फएक्टेंट होते हैं क्या, ये ना लिपोप्रोटीन्स होती हैं, केमिकल नेचर इनकी लिपोप्रोटीन्स हैं, ये एल्वुलाई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उन्होंने सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना है ताकि गैसेस इजीली डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट कर सकें। और अगर ये प्रोड्यूस नहीं होती, नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, सांस लेने में काफी मसला होता है बच्चों को। इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी सेंटर इज, हमारा ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बिकॉज रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है ये तो ऑटोमेटिक फंक्शन है ना, तो इसको कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। इंस्पायरेटरी सेंटर इज डैश पार्ट ऑफ मेडुला। अच्छा, जो हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे और आगे की तरफ डिवाइड हुआ होता है, तो जो वेंट्रल पार्ट है दैट इज इंस्पायरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन, हम लोगों ने अभी भी बात की थी कि सर्फेक्टेंट क्या होती है, लिपोप्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना है ताकि गैसेस इजीली डिफ्यूज हो सकें। तो डिफ्यूजन कहाँ पर हो रही है, एल्वुलाई में हो रही है, तो एल्वुलाई में मौजूद होंगी वो। Which of the following is not a function of surfactants? Okay, इन्होंने गैसेस एक्सचेंज को इंक्रीज करवाना है, एंटीसेप्टिक्स का काम भी करती हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है, वो तो उनके बेसिकली नाम से जाहिर है, इन्होंने ब्लड को फिल्टर नहीं करना, तो ए विल बी योर आंसर। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट में राइज टू, सांस एक मिनट में आप कितने सांस ले रहे हैं वो तकरीबन 30 टाइम्स पर मिनट हो सकता है अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो। विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ब्रीथिंग, हमारे पास जब हम सांस लेते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, इस काम को करने के लिए केमिकल एनर्जी जो एटीपी की एनर्जी होती है वही इस्तेमाल होती है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा जी, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इंस्पायर्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन देन एक्सहेल्ड एयर। बिल्कुल, इंस्पायर्ड एयर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है, वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर लेस ऑक्सीजन होगी, दैट इज करेक्ट। हमने इनकरेक्ट ढूंढनी है। ओके, अमाउंट ऑफ N2 इज इक्वल इन बोथ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती हमारी बॉडी में, तो ये भी सेम होगा। एक्सपायर्ड एयर हैज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ग्रेटर CO2 एज इंस्पायर्ड एयर। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारी बॉडी की जो CO2 है वो निकल के हवा में चली गई है। एक्सहेल्ड एयर इज कंपैरेटिवली ड्रायर, नहीं वो मॉइस्ट हो चुकी होती है, तो बेसिकली दिस विल बी योर आंसर। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन फ्रेश एयर मूव्स इन विच हैज हाई परसेंटेज ऑफ, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे आपके पास आंसर होगा, क्योंकि दो अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, लेकिन इंस्पायरेशन के दौरान जब फ्रेश एयर मूव इन करती है तो बेसिकली N2 तकरीबन 78% होती है उसके अंदर, तो इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंस्पायर्ड एयर में ज्यादा होगा, एक्सपायर्ड एयर या एक्सहेल्ड एयर के अंदर वो कम होगा, तो ए विल बी योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले पैसिव रोल ड्यूरिंग ब्रीथिंग? इंटरकोस्टल मसल्स भी एक्टिव होते हैं, प्लूरा भी एक्टिव होता है, डायफ्राम भी एक्टिव होता है, ये तो दो बेसिकली मिलकर पूरी की पूरी रेस्पिरेशन को करवा रहे होते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर कोई मसल्स नहीं है, वो पैसिव एक्सपेंशन और पैसिव कॉन्ट्रैक्शन करता है। Which of the following factors does not alter the rate of breathing by influencing the chemoreceptors in medulla oblongata, aorta and carotid artery? अच्छा, कौन सा फैक्टर है जो कि रेस्पिरेशन के रेट को अल्टर नहीं करता? CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर लाजमी तौर पर घटता है, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हम तेजी से सांस लेंगे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लाजमी तौर पे इन्फ्लुएंस करता है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लाजमी तौर पे करती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, कैसे होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो जब अगर हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, एसिडिटी इंक्रीज कर रही है, पीएच डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म हो चुका है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल ने कोई काम नहीं करना है इसके अंदर। If you hold your breath for a long time, CO2 levels are likely to increase. Obviously, हमारी बॉडी में CO2 increase होगा, तो यहाँ पे मैं rise लिख देता हूँ, increase होगा, and the pH of the body fluids is likely to decrease. क्योंकि देखें, मेटाबॉलिज्म के जरिए हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगी उतना ही लो पीएच होगी, क्योंकि एसिडिक पीएच जो है वो लो होती है, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज विल बी योर आंसर। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स, डायफ्राम रिलैक्स करता है, ऊपर की तरफ आता है, तो लेस डोम शेप नहीं बनेगा बल्कि मोर डोम शेप्ड हो जाएगा वो।
ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, रिलैक्स नहीं कर रहा इंस्पायरेशन में। जब हमने सांस लेनी है ना, देखें आप लोगों को पता है कि इंस्पायरेशन में ऐसा होता है, हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जो पसलियों वाले मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करके पसलियों को ऊपर उठा देते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे चला जाता है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट गोज डाउनवर्ड्स। यस, दैट विल बी योर आंसर। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। द लो लेवल्स ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय एल्वियुलर एपिथेलियम कॉजेज, बच्चों में ऐसा होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है बच्चों में। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू, इंस्पायरेशन के दौरान चेस्ट कैविटी की स्पेस क्यों इंक्रीज हो गई है? डायफ्राम नीचे चला गया, इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर आ गए, तो प्रेशर की वजह से नहीं। द रिलैक्सेशन ऑफ, नहीं ये एक्सपायरेशन में होगा, रिलैक्सेशन इंस्पायरेशन में नहीं होगा। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे चले गए, तो हमारी चेस्ट कैविटी की स्पेस ज्यादा हो गई। डी इज योर आंसर। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए कौन सी चीज ज्यादा होगी तो हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो लेस डिफ्यूज होंगी। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डिफ्यूज होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, एक साइड पे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, दूसरी साइड पे बहुत लो कंसंट्रेशन है, तो ज्यादा डिफ्यूजन होगी। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर भी इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कि अगर एल्वियोलाई की दीवारें बहुत मोटी हैं तो डिफ्यूजन में उतनी ही रुकावट प्रोड्यूस करेंगी वो। At normal alveolar ventilation, the respiratory center is stimulated by, अच्छा, CO2 concentration in venous blood, sorry, O2 concentration in venous blood, okay, नहीं ये उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। CO2 concentration in the venous blood, that will be the part, or CO2 concentration in the arterial blood नहीं, CO2 concentration in the arterial blood भी नहीं करेगा। CO2 concentration जो होगी बेसिकली वो स्टिमुलेट करेगी रेस्पिरेटरी सेंटर को, ताकि एल्वियुलर वेंटिलेशन जो है वो ज्यादा हो। Which one of these show the path of blood after it leaves the lungs, अच्छा, अगेन आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पार्ट फर्स्ट है कौन सा लास्ट है। लास्ट पार्ट में तो सारे के सारे सेम है, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे पल्मोनरी वेन, दिल की तरफ खून को लेके जाने वाली जो चीज होती है वो वेन होती है, तो पल्मोनरी वेन, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन गलत है और ये वाली ऑप्शन गलत है। इसके बाद पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि सबसे थिक पार्ट होता है हार्ट का, और वहां से एओर्टा में, तो ए विल बी योर आंसर। और अगेन यहाँ पे ये चीज देखें कि ए के बाद सी, सी के बाद बी एंड देन डी, ये अरेंजमेंट डिफरेंट की हुई है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास इसका आंसर जो है वो ए होगा। Which of the following correctly describes the binding affinities of gases with hemoglobin? अच्छा बच्चों, बैड न्यूज, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा अफिनिटी नहीं होती हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, दैट वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन की कमी है तो इसने किसी भी चीज का जाके बाइंड करना ही करना है। तो हमारे पास यहाँ पे चारों के अंदर एक ही ऑप्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्रेटेस्ट अफिनिटी दिखाई गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड देन ऑक्सीजन होगी, O2 होगी, तो ए विल बी योर आंसर। जस्ट आफ्टर इनहेलेशन द हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इन, अच्छा यहाँ पे इनको डायग्राम ऐड करनी चाहिए थी बट दे डिडंट, सो वी डिड। तो हमारे पास जब इनहेलेशन होगी, दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज योर ब्लड वेसल, तो सबसे ज्यादा जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कहाँ पर होगा? बी और सी के अंदर, इनकी दीवारों के ऊपर लग रहा होगा, तो बी एंड सी विल बी योर आंसर। All of the following occur due to the presence of carbon dioxide in blood except, अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर होगी तो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है, ब्लड ज्यादा एसिडिक होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज करती ही करती है, लेकिन इंक्रीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता इससे। स्पीड इंक्रीज हो सकती है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ CO2 इन पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को दिल से हार्ट की तरफ लेके जा रही है, जहाँ पे CO2 की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी, दैट वुड बी 50 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। और जो पल्मोनरी वेन होगी इसमें 50 मिलीलीटर पर 100, सॉरी 54 होगी ये वाली, और 50 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड यहाँ पे हमारे पास होगी पल्मोनरी वेन में। तो पल्मोनरी आर्टरी में 54 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होगी, इन दोनों में सिर्फ 4% का फर्क होता है। Which of the following incorrectly explain the binding of inorganic component in the structures found in the erythrocytes, यानी कि red blood cells? CO carbon monoxide with organic portion of heme, okay.
कार्बन डाइऑक्साइड विद N2, ये तो ऐसी बाइंड करती है। अच्छा, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये इसके साथ बाइंड करती है, इनऑर्गेनिक पोर्शन के साथ बाइंड करती है, ऑर्गेनिक पोर्शन के साथ बाइंड नहीं करती। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों वहीं पे बाइंड करेंगी, तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन ब्लड प्लाज्मा। देखिए, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो मोस्टली ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज होकर जाती है ज़्यादातर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज होने की जो एफिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी। Amount of oxygen absorbed by hemoglobin at 115 millimeter per mercury per 100 milliliter of blood is, जब 120 मिलीमीटर पर मर्करी होती है तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है 20 मिलीग्राम। 115 पे 19.6 मिलीलीटर जो है वो बाइंड करेगी उसके साथ। तो दैट विल बी योर आंसर। All of the following can bind to hemoglobin except bicarbonate ions. Bicarbonate ions जो है hemoglobin से bind नहीं करते। O2, CO2 and H bind करते हैं उसके साथ। O2 pressure in cells और tissues is, जो cells और tissues होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है, तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, लेस देन 60 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी होता है। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ फ्रेश एयर इज अबाउट, तकरीबन फ्रेश एयर में 20 to 21% ऑक्सीजन होती है, तो जो ऑक्सीजन कंटेंट होगा वो 200 मिलीलीटर पर लीटर होगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर पर 1000 मिलीलीटर। All of the following facilities facilitates the release of O2 from hemoglobin except, हीमोग्लोबिन से O2 कब रिलीज होती है, जब कभी भी CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जब कभी भी pH ज्यादा हो, जब कभी भी टेम्परेचर ज्यादा हो, लेकिन जब हाई एसिडिटी, ओके सॉरी, जब pH लो होती है, सॉरी दैट वाज इनकरेक्ट। हाई एसिडिटी जो होगी वो इसको इन्फ्लुएंस करेगी, हाई pH नहीं करेगी। pH जो होगा हमारे पास, ये इसका आंसर है, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन रिड्यूस्ड फॉर्म हीमोग्लोबिन कैरीज, हीमोग्लोबिन की जब रिडक्शन होती है तो वो हाइड्रोजन आयन को कैरी करके जाती है, ऑब्वियसली उसकी डेफिनेशन है बेसिकली ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, हमारे पास ये दो चीजें आती हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग और ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है, मगर हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। About 70 to 85% of carbon dioxide in blood is carried as bicarbonate ions। ये जो तकरीबन 70 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे ट्रांसफर हो रही होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तकरीबन 10 to 20% होती है, इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हम लोगों ने पीछे भी बात की थी इसके बारे में। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज फेवर डैश ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज के अंदर लो होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां पे पहुंचेगी और इसको तोड़कर ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन को फेवर करेगी ये। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड। हमारे जो एक गैसियस एक्सचेंज होता है, हमने सबसे पहले बात की थी ये कि ये बिल्कुल पैसिव फिनोमिना है, बिल्कुल पैसिव फिनोमिना है, इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, ये डिफ्यूजन के जरिए चलता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की अगर बात करें, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है हम एक सांस के अंदर कितनी एयर को अंदर लेके जा रहे हैं, कितनी एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तो तकरीबन 500 मिलीलीटर या फिर हाफ लीटर हमारा आंसर है इसका। द रेजिजुअल वॉल्यूम इज, जब हम सांस को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर अभी भी कितनी हवा मौजूद है, नॉर्मली तकरीबन 1.5 लीटर अभी भी मौजूद रहती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, एक रिजर्व वॉल्यूम जो कि कभी फुलफिल नहीं हो रहा होता, दैट इज 3000 मिलीलीटर इन द लंग्स ऑफ एन एडल्ट। रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग टू हीमोग्लोबिन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, बिल्कुल रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक हीम ग्रुप विद इनऑर्गेनिक फेरिक क्लोराइड, फेरिक आयंस। Each heme group in hemoglobin can bind to 4, नहीं, each heme group can only bind to 1 oxygen molecule, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। हीमोग्लोबिन इन मैन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बाय, इंसानों के अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये, 75 टाइम्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज होती है। The characteristic red color of hemoglobin is because of the heme portion, heme portion जो होता है उसकी वजह से ये वाला कलर आता है इसका। What is true about hemoglobin? It is a dipeptide, नहीं, ये पॉलीपेप्टाइड है, उसमें भी 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं।
इट इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड स्टेट, नहीं, ये मॉलिक्यूल की स्टेट में होती है। इट इज डाइपेप्टाइड इन एनिमल्स, बिल्कुल भी नहीं है। इट इज हैविंग हीमोग्लोबिन, यस दैट इज ट्रू। Which of the following statement is correct about respiratory pigments? अच्छा जी, albumin, globulin and globular proteins are present in respiratory pigments. Okay, myoglobin and hemoglobin has higher affinity for oxygen. Okay, myoglobin has more affinity for oxygen as compared to hemoglobin. Yes, यहाँ पे नाइट्रोजन था, सॉरी। तो ये जो चीज़ है that is correct, कि जो मायोग्लोबिन होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बाइंड करके ऑक्सीजन को स्टोर कर सकती है as compared to hemoglobin. All are respiratory disorders except pulmonary tuberculosis respiratory disorder है, emphysema है, lung cancer है, लेकिन rickets एक nutritional disorder है. In heavy smokers, alveoli become enlarged and damaged, which reduces the surface area for the exchange of respiratory gases. This condition is called, इस condition को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे emphysema का नाम देते हैं. Which of the following is a respiratory disorder related to malnutrition? That would be tuberculosis, जो कि normally गरीब लोगों को ज़्यादा होता है. Breakdown of thin wall of alveoli occurs in emphysema, जो कि हम लोग पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं. That was the gaseous exchange portion. अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, आप लोगों ने मुझे लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है उसे रिजॉल्व किया जा सके. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बच्चों. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.